नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आज चर्चा करेंगे बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार 360 से महाविजय की हुंकार को लेकर। दरअसल भाजपा ने यूपी के लिए मिशन 80 तय किया है, मगर लक्ष्य तक पहुंचने की डगर आसान नहीं है। इसके लिए 2019 में हारी हुई 14 सीटें जीतनी होंगी। उपचुनाव में जीती आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर भी चुनौती है। वहीं प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें हार जीत का अंतर 25,000 से कम था और इनमें से भाजपा ने 9 सीटें जीती थी। मछली शहर लोकसभा सीट पर तो भाजपा ने बसपा पर सिर्फ 181 वोटों से ही जीत दर्ज की थी, जबकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सुल्तानपुर, चंदौली, कन्नौज, बदायूं जैसी सीटों पर भी हार जीत का अंतर कम था। वहीं भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने लंबे सियासी वनवास के बाद यूपी में 2014 में 80 में से 73 सीटें जीती थी। 2019 में ये संख्या 64 रही और सीटें की अगर बात करें, सीटें कम होने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर बढ़ा था। हारी हुई 16 सीटों में से आजमगढ़ और रामपुर सीटें उपचुनाव में भाजपा ने सपा से छीन ली, मगर आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का अंतर महज 8,679 वोटों का था। वहीं रामपुर में भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी की अगर बात करें तो करीब 42,000 से जीते थे। हारी हुई सीटों में मैनपुरी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनका तिलिस्म अभी भाजपा नहीं तोड़ पाई है। अब 2024 की बात करें तो भाजपा को प्रदेश की करीब 2 दर्जन सीटों पर विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल सकती है और इसमें हार के साथ अगर बात किया जाए, जीती हुई सीटें हैं शामिल जहां पर हार जीत का अंतर अधिक नहीं था। हालांकि पार्टी ने काफी पहले ही इन सीटों को रेड जोन में शामिल करते हुए इन्हें जीतने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। ये कवायद संगठन और सरकार दोनों स्तर पर की गई है। पार्टी ने सबसे पहले हारी सीटों पर लोकसभा और विधानसभा विस्तारक भेजे और केंद्रीय मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी थी। वहीं सामाजिक समीकरण को देखते हुए हारी हुई सीटों की अगर बात करें, बिजनौर और घोसी ये अपने सहयोगी रालोद और सुभाषपा को दे दी थी और उसके बाद दूसरे दलों के मजबूत चेहरों पर पार्टी में शामिल कराया गया था। सामाजिक समीकरण साधने पर भी पार्टी का फोकस है। कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर खास पेशकश में चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक बयान और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से लोग उबे हुए हैं। प्रदेश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों को लेकर जो वादा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, वो कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है, भाजपा के नेता उस पर बोलते नहीं। पेपर पर पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसे में कोई 360 प्लान, 400 प्लान, ये सभी प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब 360 डिग्री पे नहीं 720 डिग्री पे भी काम कर ले तो देश की जनता को भरमा नहीं सकती, क्योंकि आज देश की जनता जागरूक है। वो जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जनता को क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रखा है। 2019 में जिन 16 सीटों पर हम हारे थे उनमें हमने दोगुनी मेहनत की है और जिन सीटों को हम जीते थे उस पे तो हमने काम किया ही है। पूरी पार्टी संगठन, पार्टी के नेता, सत्ता के जो हमारे लीडर्स हैं, केंद्रीय जो हमारा संगठन है वो लगातार लगा है। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस जीत अभियान में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया की जो टीम है वो इस अभियान में जुटी हुई है। कुल मिला के हमारा लक्ष्य 2024 का ये है कि हम सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतें और उसके लिए हमने अपनी जमीनी तैयारी कर रखी है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 360 डिग्री प्लान तैयार किया है और इस प्लान में भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन 14 हारी हुई सीट पर होगा। इन सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 साल से काम कर रही है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रियों के
60 हर विधानसभा क्षेत्र विस्तारक तैनात किए हैं और ये विस्तारक घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अब बीजेपी ने इन 14 लोकसभा सीटों में बूथ लेवल पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 सीटें वह छाटी हैं जहां 2019 में कम वोट मिले थे। इन्हें रेड जोन की सीटें नाम दिया गया है। इसमें चंदौली, सुल्तानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, कन्नौज और मछली शहर शामिल है। 14 हारी और 7 रेड जोन वाली सीटों को मिलाकर ये प्लान तैयार किया गया है। इनमें हर लोकसभा सीट पर विरोधी दल के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब तक प्रदेश भर में 68,000 विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल करा चुकी है। इनमें विरोधी दल के जो पार्षद हैं उससे लेकर के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तक शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 1.68 लाख बूथों पर समितियां बनी हैं जहां पर वोटर लिस्ट के पन्ने के हिसाब से पन्ना प्रमुख तैनात किए गए हैं और इन सभी का काम मतदाताओं के दिन वोटर्स को घर से निकालना होगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्लान 360 डिग्री पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उनका मेन एजेंडा 14 हारी हुई सीटों को भी अपने कब्जे में करने का है। अब देखना ये होगा कि इन हारी हुई सीटों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 साल से काम कर रही है वो इस बार के चुनाव में कितना मुकाम हासिल कर पाते हैं और ये जो प्लान है वो कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के एंड से। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया। देखिए, अब की बार 400 के पार तीसरी बार बीजेपी सरकार, ये नारा दिया है बीजेपी ने, लेकिन 400 का आंकड़ा इतना आसान नहीं है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। फिर चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले परिचय, फिर इसके बाद हम सवाल पूछेंगे और प्रवक्ता हमारे बताएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। के विश्वदेव राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अवनीश त्यागी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों ने इस बार कहा है कि 400 सीटें हम लेकर आएंगे। अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार, ये आप लोगों लगभग हर कैंपेन में ये कहा जा रहा है, चुनावी बातें जो है, लेकिन कैसे 400 आएंगे? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 में कई सारी सीटें आप लोगों के हाथों से चली गई और वहां पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो मजबूत जनाधार है और बीएसपी का अलग जनाधार है, मजबूत है, जो कि कैसे आप लोग जो है वो गणित सेट कर रहे हैं? तो हम जी गणित बिल्कुल साफ है। नंबर एक बात जी, 2019 में समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और इनके साथ में पीछे से कांग्रेस, यानी सबसे बड़ा मजबूत गठबंधन विपक्ष का, वो हमारे सामने। उसके बावजूद हम उस गठबंधन का चक्र जो बना दिया था कि तोड़ने में कामयाब हुए अपने नेतृत्व के कारण और कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्थन से। जनता का बेहद आशीर्वाद मिला और 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग, गठबंधन चूर है। कांग्रेस सपा का गठबंधन जो 17 में फेल हो चुका है, लोकदल हमारे साथ है, तो ये तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी की डबल नियंत्रण की विश्वसनीयता जनता के बीच और ज्यादा बड़ी है। इसका परिणाम, उसका जो साक्ष्य है वो ये है कि 2022 में जो योगी जी की सरकार लौटी है बहुमत के साथ, वो 33 साल बाद कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि कोई सरकार इतने बहुमत के साथ हुई। और उसके अलावा तो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गजब रहा है और जनता का प्यार बेहद मिला है। जनता का प्यार मिलने की वजह कि जो उत्तर प्रदेश की छवि को बिगाड़ दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार, उस जो छवि को सुधारने का काम किया है। जो बीमारू प्रदेश की छवि बन गई थी उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की छवि विकसित प्रदेश की बनती जा रही है, विकासशील प्रदेश की बनती जा रही है। तेजी से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पर्यटक
निर्भय होकर यहाँ आ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ठीक। निवेशक हमारे पास आने लगे हैं। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है, तो निश्चित रूप से जानिए कि जो हमारी विश्वसनीयता थी जनता के बीच वो और हो गई है। और कार्यकर्ता हमारा बैठता नहीं है घर में विपक्ष की तरह। हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहता है, उनके संपर्क संवाद करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके ठीक। निदान की सोचता है। ठीक। और सरकार की योजनाओं का लाभ जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है इतना कभी नहीं मिला। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, और हम 80 की 80 सीटें एनडीए जीत रहा है। चलिए ठीक है। दीपक रंजन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी का अपना एक जनाधार रहा है, तो मैं चाहता हूं कि एक आप अपना विश्लेषण बताएं कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी तो बता दी कि 80 सीटें हम लेकर आएंगे, आप लोगों की क्या रणनीति, ये बताएं। सौरभ जी, अगर मन के लड्डू ही खानी है तो थोड़े उसमें शक्कर और मिला लें और उसको मीठा कर लें। ये 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, ये 500 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको जनता की देवतुल्य जनता, जो हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता है, उसकी आवाज इनको तो नहीं सुनाई पड़ रही। वो 400 पार नहीं, वो 400 हार चिल्ला चिल्ला करके कह रही। आप ज्यादा दूर नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा भी किस तरीके से दरोगा और एआरओ और आरओ के पेपर लीक हुए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है पेपर लीक प्रदेश हो चुका है। आज 60 लाख नौजवानों के साथ, अभी ये तो मैं रिसेंट वाला बता रहा हूँ, पूर्व में जब से इनकी सरकार बनी है 2017 से लगातार किसी पेपर को ये जो पीसफुली कंडक्ट नहीं करा पाए, हर में पर्चा लीक हुआ। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। अगर आप 60 लाख बच्चों के भविष्य से जोड़ लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, आप उनको इनके माँ बाप से जोड़ लीजिए, 60 लाख इंटू 3 कर लीजिए, 1 करोड़ 80 लाख लोग नौजवान, उनके माता पिता मिलकर के 1 करोड़ 80 लाख लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और अगर आप उसको 80 से, ये 80 के 80 की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको 80 से अगर आप उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 करोड़ 80 लाख को, तो मैं समझता हूं करीब 2.25 लाख या 2,20,000 करीब आएगा। तो 2 लाख 2.25 लाख तो इनके वजह से इनके खिलाफ हो गए। कहां सरकार बनाने के बाद किसान तो इनके खिलाफ है। और ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में देखिए सौरभ जी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे। मैंने बीजेपी मेरी बात आ जाए बीजेपी, फिर उसका आप बोलिएगा। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो है, जिसका केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अभी आपने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में देखा होगा, ऐसा दृश्य जो है देखने को मिला पेपर के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पे एक शावक, एक कुत्ता जो है वो इंसान का हाथ लेकर के जा रही। इससे भयानक दृश्य और क्या हो सकता है। ये डबल इंजन की बात कर रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार इनकी आपस में लड़ चुकी है। दीपक जी देखिए, मैं आपकी रणनीति, इनकी नाकामियों को गिनाने के लिए नहीं पूछा था, मैंने पूछा आपकी रणनीति क्या है। आज ही अपना दल के की जो है वो अखिलेश यादव ने कह दिया कि इससे मेरा कोई नाता नहीं है, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की पार्टी। मैं ये सब बातों पर चर्चा, आप बीजेपी की नाकामियों को मत गिनाइए, मैं अपनी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना स्क्रिप्टेड भाषण पूरा सुना रही थी, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने कौन से तैयारी अपनी, कौन सी बात बताई, 80 का जरिए झूठ बोल करके जुमला। देखिए ये सरकार, ये सरकार बताई है, ये सरकार, ये देखिए आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए बीच में चलिए मैं आपसे सवाल, मैं आपके सवाल कर रहा हूं। जब कोई अपराध होता था तो हमारे अभी देखिए अवनीश जी, अभी जो है अपराध पे नहीं बात कर रहे हैं, हो रही है, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ सेवा आयोग आंकड़ा नहीं, अपराध अगर हो रहा है तो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। और जो कानून व्यवस्था का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, पूरी दुनिया से खारिज है। विकास का काम हो रहा है, जनता का प्यार तभी मिल रहा है, अरे मिल रहा है। नहीं देखिए अवनीश जी, हम डिरेल हो रहे हैं, मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जिस विषय पे आज हम चर्चा करने बैठे हैं अवनीश जी, दीपक जी, जिस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहते हैं आज उसी को होने दीजिए, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है। नहीं देखिए, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा प्लीज।
मैं चाह रहा हूं जो विषय लेकर हम आ रहे हैं उसी पर चर्चा करें, उसी फोकस रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग इधर उधर चले जाएंगे, आप अपने कार्यकर्ता को दीपक जी नहीं समझा पाइएगा। देखिए सौरभ जी, जब ये बोल रहे थे मैंने मैं मौका दे रहा हूं, उसके बाद जी राव साहब के पास मैं चला जाऊंगा, इसके बाद जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपका जो सवाल है मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए आज की तारीख में चुनाव ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। जो इसमें मेरा साथ देना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं देना चाहता है, देखिए जो आदमी जा रहा है, ठीक है, नेता जा रहे हैं, किसी न किसी दल को ज्वाइन कर रहे हैं, ये कोई जरूरी है कि उसके पीछे उनके साथ महान जनता भी जा रही, उनके साथ वोटर भी जा रहा है। देखिए आज की तारीख में ये चुनाव जो है जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है, और हम हिंदुस्तान की महान जनता की आवाज बनकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज उनकी जो समस्या है उसको हम लोग सुनते हैं, और उनके साथ इतनी समस्या है। अब देखिए आप कमेरावादी की पार्टी की रही, देखिए उनको समाजवादी पार्टी ने उनको अपने संबल से लड़ाया, इनके डिप्टी सीएम को उन्होंने हराने का काम किया, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात के विश्वदेव राव जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आपने दीपक जी को, अनिश जी को सुन लिया, मेरा सवाल ये कि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 का 80 तो कोई पार्टी नहीं ले जा सकती। बीजेपी ठीक है कह रही है, विश्वास होना, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन पिछली बार आपने 2000 में देखा कि अच्छी कमल खिलने का तादाद ज्यादा था, लेकिन 2019 में घट गए। अब फिर हम 2024 में आ गए। कैसे आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं वो कर पाएंगे? सौरभ भाई देखिए, इसमें पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के कुछ ही एक प्रवक्ता हैं जो बहुत अच्छा अपना तथ्य रखते हैं, तो उनमें दीपक भाई हैं, तो मैं बताऊंगा, तारीफ करना चाहूंगा, कम से कम तथ्यों पे आधारित बात करते हैं। इसीलिए मैंने इंटरप्ट भी दीपक जी को ज्यादा नहीं किया। जी मैं बहुत सटीक है। मैं कहना ये चाहूंगा कि पहले 2014 और 19 का आकलन अगर करें चुनाव का, तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि बसपा का एक रोल था 2014 में, आरएलडी का एक रोल था 2014 में, 2019 में आरएलडी का और कांग्रेस का इनका रोल ना के बराबर हो गया था उस दौरान। अब 2024 में जब आएंगे तो आप ये देखिए गठबंधन किस पार्टी और किस ब्लॉक में ज्यादा है। एनडीए ब्लॉक का कोई भी गठबंधन दल उससे अलग नहीं हुआ है, जबकि यहां अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक में अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर पे बात करें तो वहां अलग अलग मायने हो गए हैं। इनके समाजवादी पार्टी के खुद के विधायक राम मंदिर के मुद्दे पे राज्यसभा में वोटिंग अलग कर चुके हैं, बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर चुके हैं, देखा जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अपना दल की कमरावादी जो थी, इन्होंने जब राज्यसभा में वोटिंग करी थी तभी अलग हो गई थी, तभी इन्होंने कह दिया था मैं इंडिया को वोट कर रही। और इंडिया में कैसी विषमता है ये समझिए सौरभ भाई। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बनवाती है, और रायबरेली अमेठी जो उत्तर प्रदेश में उसके गढ़ हैं, वहां से आज जो है प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती है अभी तक। कितने दिन बचे हैं चुनाव के, नामांकन चालू हो गए। पहले फेज का चुनाव में जो 8 सीटें जहां पर चुनाव होने हैं, पश्चिम यूपी की सारी सीटें हैं, वहां से किसान आंदोलन में लाख कोशिश कर ली इन विपक्षी पार्टियों ने कि किसान आंदोलन में चले जाए, वहां के लोग नहीं गए, वहां उत्तर प्रदेश का कोई किसान नहीं गया। ये कहीं ना कहीं आरएलडी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और भाजपा की, ठीक है, कम शब्दों में दीपक जी मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी क्या आपको नहीं लगता अकेले अगर चुनाव लड़ती तो ज्यादा बेहतर कर सकती थी? क्या आपको लगता है? बिल्कुल 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 सौरभ भाई, मैं पूर्णतः सहमत हूं आपकी बात से। इनको समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, क्या आप मानते हैं, ठीक है विश्व राव साहब, ठीक है दीपक जी, क्या आप मानते हैं आप अकेले लड़ते तो और बेहतर कर सकते थे? नहीं देखिए, हमने तो शुरू से कहा कि जो पार्टी या जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहे या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहे, हम उसको देखिए, हम उसका स्वागत कर दें। और देखिए आपने देखा होगा पूर्व में भी जब गठबंधन धर्म है अलायंस पार्टीज के साथ, अगर समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाकर देख ले, समाजवादी पार्टी ने सदैव गठबंधन धर्म बड़े अच्छे से और बड़े मजबूती के साथ निभाया। मैं कह रहा हूं कि आप 1993 से उठा करके देख लीजिए, जब हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था। उसके बाद आपने 2017 में देखा होगा कांग्रेस पार्टी, हमने कांग्रेस पार्टी को, या इवन 2019 में जब हमारा आदरणीय मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था, तो हमने अपने से 1-2 सीटें ज्यादा उनको देने का काम किया। तो चलिए आपने दरिया दिली दिखाई, ठीक है, ठीक है, आपने दरिया दिली दिखाई, ठीक है।
अवनीश जी देखिए, फाइनल मैं कमेंट एक कब चीज- एक दीपक चीज- भाई एक- बहुत आधा कम सेकंड, शब्द, आधा- बहुत कम मेरे पास आधा- समय नहीं है, आधा ज्यादा समय नहीं, आधा प्लीज मिनट और ले लूंगा बस। मेरे जी, पास अब मैं जी जी मेरे जी, पास मैं वक्त ये कम कहना है। चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मोदी जी अकेले सब पे भारी है, फिर इनके साथ क्या ऐसी मजबूरी है? वही ओम प्रकाश राजभर जी, वही सुभाषपा की पार्टी जिन्होंने इनको बुरा भर भर के ठीक है पानी ठीक है पी ठीक है पी अवनीश जी, के अवनीश जी एनटीसी फाइनल गाड़ी कमेंट, थी, ठीक है अवनीश जी एनटीसी फाइनल गाड़ी कमेंट थी, प्लीज कम कि शब्द, जो ठीक है कि ठीक है ठीक कि है, मैं ओके अपनी ओके चैनल ओके ओके दीपक जी प्लीज। नहीं चाहते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अकाली जनता दल पार्टी कहाँ के गया? इसलिए साथ आ रहे हैं जेजेपी जब कहाँ गए? जब इसलिए आ रहे हैं। चलिए बहुत कहाँ माफी के साथ भरोसा है। रोकना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे साथ। अवनीश जी बिल्कुल बहुत बहुत तो शुक्रिया, आपका- दीपक जी आपका भी शुक्रिया, और राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा भी ये सवाल उठता है कि ठीक है बीजेपी ये कह रही है कि 80 के 80 सीट हम लेकर आएंगे या 400 के पार लेकर आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को वहां वर्क करने का बहुत ज्यादा जरूरत है जहां बीजेपी कमजोर है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें पिछली बार बीजेपी हार गई थी, जब वहां भी कमल खिलाएंगे तो अपना जो 100% का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वास्तव में बीजेपी जो कह रही है वो कर पाएगी या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।